श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, प्रायः जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं और जो भी ज्योतिषियों से संपर्क करते हैं, वो सभी लोग ज्योतिष में कुछ न कुछ प्रवेश अवश्य अपना रखते हैं। संपूर्ण ज्योतिषी वो नहीं होते, लेकिन उनके पास भी कुछ कुछ तो होता है। हमारी जो कामना है, जो भावना है, वो उन सभी व्यक्तियों के लिए ये है कि वो और अधिक से अधिक अपनी कुंडली के द्वारा फलादेश करना सीखें, जिससे कि जो भ्रमित करने वाले ज्योतिषी हैं उनको वो समझ सकें, किसी के बहकावे में ना आए। इसीलिए हम इस प्रकार की ज्ञानगम्य ज्योतिष शास्त्र के प्रकरण आपके सेवा में प्रस्तुत करते रहते हैं। पिछले मास में, गत मास में एक हमने वीडियो बनाया था, जो 2 मई को हमने उसे लॉन्च किया था, आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था। शनि और राहु के कारण भयंकर त्रासदी और युद्ध की आशंका। आज जो हो रहा है, आगे जो होने वाला है, उस समय कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कोरोना के प्रारंभ में जो कंप्लेंट की थी कि आप पहले से क्यों नहीं बताते हैं, तो इसीलिए हमने वो वीडियो 2 मई को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। आज जो हो रहा है सीमाओं पर, आगे होने वाला है, उस वीडियो को समझ करके आप आज की स्थितियों को, भविष्य की स्थितियों का आंकलन कर सकते हैं। तो फलादेश कैसा किया जाए, सटीक फलादेश हो और आप उसे करना सीखें, जो कि आपको कोई भ्रमित ना कर सके। तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, ये जो 3 कुंडलियां होती हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तीनों ही कुंडलियों को देखना चाहिए। विशेष मामलों में कन्फर्मेशन के लिए और वृहद विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए नवांश और षड वर्गों को अवश्य देखना चाहिए। और अति सूक्ष्म, सटीक और प्रति मिनट का फलादेश, सूक्ष्म दशा का विचार किए बिना संभव नहीं है। वैसे तो सामान्यतः प्रत्यंतर दशा तक ही विचार करके काम निकाल लेते हैं ज्योतिषी, लेकिन जन्म कुंडली में सर्वप्रथम लगन तथा नवम भाव को देखना चाहिए। लग्न और लग्नेश, भाग्य और भाग्येश, सबसे पहले इनको आप देखें। और यही नियम है वराह मेहर का। अगर ये दोनों मजबूत हैं और उनके भावेश मजबूत हैं, तो जिंदगी में
व्यक्ति कभी मार नहीं खाता है, मात नहीं खाता है। अच्छा, वैसे भी लगन का सही प्रकार से अध्ययन कर लिया जाए, लगन और लगनेश को केवल ये समझ लिया जाए, तब भी 50% शुद्ध फलादेश हो जाता है। जन्म कुंडली में गुरु अर्थात बृहस्पति सबसे ज्यादा विशेष विचारणीय है। उसके बाद में शुक्र की स्थिति को देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परम शुभ ग्रह हैं और शुभ फल देने वाले हैं, अत्युत्तम हैं और सौम्य ग्रह हैं। चंद्र और सूर्य का विचार तो परमावश्यक है। तो विषय आता है कि कोई ग्रह जहां बैठता है, जहां देखता है और जहां का वो स्वामी होता है। किसी भी भाव का ग्रह जहां बैठता है, जहां देखता है और वो जहां का स्वामी होता है, ये जो 3 प्रकार का जो प्रभाव है, इसको, इन तीनों बातों को बड़े धैर्यपूर्वक गंभीरता के साथ अध्ययन करना आवश्यक है। सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र की स्थिति, यदि आप किसी की कुंडली का मिलान कर रहे हैं, कन्या और वर की कुंडली का आप मिलान कर रहे हैं विवाह के निमित्त, तो वहां पर सूर्य, चंद्र और बृहस्पति और चौथे नंबर पर शुक्र, इन 4 ग्रहों की स्थिति विवाह के मामले में और बड़ी विचारणीय है। बड़ा गंभीरता से इनका अध्ययन करना चाहिए। विशेष रूप से सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र को देखना चाहिए। राहु, शनि भी देखे जाने चाहिए, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लग्न और लग्नेश, सप्तम और सप्तमेश, द्वादश भाव और द्वादशेश, पंचम भाव और पंचमेश, चतुर्थ भाव और चतुर्थेश, भाग्य भाव और भाग्येश, इनका विचार कुंडली मिलान में, वर-वधू कुंडली मिलान में विशेष रूप से करना चाहिए। केवल गुण देख करके जहां पर और विवाह का संयोग बना दिया जाता है, कुंडली का मिलान कर दिया जाता है, वो प्रायः कष्टकारी देखा जाता है। प्रथम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव को विशेष रूप से प्रधानता और मान्यता कुंडली मिलान में देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। इन भावों को 1, 5, 7, 12 और इनके भावेशों को किसी भी भाव का फलादेश, फल कथन ठीक ठीक कहने के लिए उस भाव की स्थिति, भावेश की स्थिति और भावेश जहां बैठा है उस भाव की स्थिति, भावेश तथा भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां, भावेश तथा भाव में बैठने वाले ग्रहों की युति, भाव के कारक का भी विशेष विचार करना चाहिए। सटीक और सत्य फल कथन कहने के लिए चंद्रमा से उस भाव की स्थिति को भावात
भावम सूत्र के आधार पर और भाव की स्थिति का विचार करना परमावश्यक है। जैसे चौथे भाव का फल कथन कहना है तो चंद्रमा से चौथा भाव और चौथे भाव से चौथे भाव का भी विचार करें तब चतुर्थ भाव का फल कथन कहें। जीवन के जितने स्थायी कार्य हैं, जैसे संतान है, विवाह है, घर है, मकान है, दुकान है, विद्या है, व्यापार है, तो इनमें नाम राशि को नहीं देखना चाहिए, हमेशा जन्म राशि से इनका विचार करना चाहिए। तथा जो अस्थायी कार्य हैं, जैसे वाहन है, किसी वस्तु का खरीदना है, प्रश्न है, समस्या है, खोना है, पाना है, ये सभी विषय नाम राशि से देखे जाने चाहिए। कुंडलियों में ग्रहों की दृष्टियां, युतियां, योग और दोष स्थिति के विचार के साथ साथ दृष्टियां कैसी हैं, युतियां कैसी हैं, योग कैसे हैं, दोष कैसे हैं, इन सबको विचार करके और ये भी देखना है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में था, किस नक्षत्र में है, उस राशि से संबंधित नक्षत्र का भी विचार करना आवश्यक है। ग्रहों के वक्री मार्गी होने तथा ग्रहों एवं लगन के अंशों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कौन सा ग्रह कितने अंशों में है, वक्री है, मार्गी है, विवाहावस्था का है, मृतावस्था का है, बाल्यावस्था का है, शयनावस्था का है, कुमारावस्था का है, इनको भी महत्व देना आवश्यक है सही फलादेश करने के लिए, जानने के लिए। लग्न कुंडली और चलित कुंडली, इनका बड़ा महत्व है। अगर इनमें ज्यादा अंतर आ रहा हो, ज्यादा परिवर्तन लगन कुंडली और चलित कुंडली में हो रहा हो, तो दोनों को गंभीरता और गहनता पूर्वक अध्ययन करके तभी फलादेश को कहना चाहिए। कुंडलियों और दशाओं का अध्ययन करके फलादेश को देश, काल, पात्र, स्थिति, परिस्थिति के आधार पर बिल्कुल सही सटीक कांटा लगा करके, इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगा करके बुद्धि में और तोल करके कहना चाहिए। जैसे कि इंग्लैंड में प्राय सभी गोरे होते हैं और अफ्रीका में सभी प्राय काले होते हैं, ऐसे ही कश्मीर में रहने वाले प्राय गोरे होते हैं और चेन्नई में, मद्रास में रहने वाले सभी काले होते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जितने भी गोरे थे उनका सभी का चंद्र अच्छा या बृहस्पति बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। तो वो जितने भी गोरे हैं वो सभी चंद्र शुक्र से प्रभावित नहीं हो सकते, और जितने भी काले हैं वो सब शनि प्रधान जातक नहीं हो सकते। ये विषय बड़ी सूक्ष्म बुद्धि का है और तर्क का भी है। फलादेश
करने वालों को फलादेश समझना सबसे पहले आवश्यक है कि हमको फलादेश कैसा करना चाहिए। जितनी बात पूछी जाए उतना ही जवाब देना चाहिए। जो प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं आप ही स्वयं प्रश्नकर्ता बन जाए और स्वयं आप ही उत्तर दें, ये ज्योतिष का सिद्धांत नहीं है। फलादेश करने वाले को अशुभ और कठोर सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। घुमा, अगर कोई कटु सत्य है उसको भी थोड़ा सा घुमा करके लाना चाहिए। काणे को काना नहीं कहना है, बड़े आराम से उससे पूछना है कि तेरी ये आंख कैसे फूटी थी, कोई बात हो गई थी, कोई झगड़ा हुआ था या कहीं से गिर गए थे आप। बड़े तरीके से पूछना चाहिए। इसी प्रकार से एक सिद्धांत कहता है कभी भी ज्योतिषी को और जो भी प्रेक्षक है, जो भी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उसको भ्रमित नहीं करना चाहिए। उसको बेवकूफ बना करके उसका धन नहीं ऐंठना चाहिए। उसको सत्य और सही सटीक फलादेश करना चाहिए। अच्छा, कुछ नियम वराह महर्षि ने जो बनाए कि बृहस्पति जहां बैठता है वहां की अपेक्षा जहां देखता है वहां अधिक शुभ फल देता है। यह सिद्धांत है, सूत्र है। क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमरत्व होता है, शुभत्व होता है। जबकि शनि जहां बैठता है वहां की अपेक्षा जहां देखता है वहां अधिक अशुभ करता है। क्योंकि उसकी दृष्टि मलिन होती है, काली होती है, शापित होती है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, पूर्ण हो, तभी शुभ माना जाता है। कृष्ण पक्ष का या अमावस का चंद्रमा क्रूर और पापी ही मानना चाहिए। चंद्रमा के विषय में ये ध्यान रखना परमावश्यक है कि चंद्रमा शुक्ल का है या कृष्ण का है, अमावस के पास का है या पूर्णिमा के पास का है। बहुत सारे प्रेक्षक हमसे प्रश्न करते हैं, इसीलिए उन सभी प्रेक्षकों की जिज्ञासा रूपी पिपासा को शांत करने के लिए आज इस प्रकरण का निर्माण किया जा रहा है। बुध एक ऐसा ग्रह है कि जिसके साथ में युति करता है वो उसी के गुणगान करता है, उसी के गीत गाता है। कि जैसे पाकिस्तान यदि जो भी उसको टुकड़ा डाल देता है उसी की जय जयकार करने लगता है, और जो उसे टुकड़ा नहीं डालता तो कुत्ते की तरह भोंकता है उस पर वो। तो बुध का ऐसा स्वभाव है कि वो जिसके साथ बैठता है वो उसी का गुणानुवाद करता है, अर्थात उसके प्रभाव में प्रभावित होकर के बुध वैसा ही फल करता है। ये विशेष प्रथम दृष्टया ध्यान रखना परमावश्यक है। यदि बुध अकेला होता है तो बड़ा शुभ फल करता है, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। मित्रों, आज के प्रकरण में इतना ही। इस प्रकरण को अभी आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छा प्रकरण है जिससे कि आप अपनी कुंडली को देखना सीखें।
हर हर महादेव, बम बम भोली, नमः शिवाय। जय गौ माता की।